तो आइए अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस विलयन चैप्टर का। ठीक है, तो जिन बच्चों को तीसरा टॉपिक याद है वो कमेंट करके लिखें कि तीसरा टॉपिक कौन सा है। तो हमारा तीसरा टॉपिक है विलयता। ठीक है, विलयता होता क्या है, अभी ऐसे ही नॉर्मली समझ लो। विलयता का मतलब होता है घुलना, यानी जब हम किसी भी विलायक के अंदर यानी लिक्विड के अंदर किसी भी द्रव को भी घोल सकते हैं, ठोस को घोलते हैं या फिर गैस को घोलते हैं, तो घुलने को ही हम क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। अभी क्योंकि हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक डिटेल समझ रहे हैं, मीन्स पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं। पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो जान रहे हैं, और उसमें क्या चीज़ है वो विस्तार पूर्वक हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो विलयता में मेन जो हमारे दो टॉपिक आते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है द्रव में ठोसों की विलयता। द्रव में ठोसों की विलयता मतलब हम क्या करेंगे, द्रव के अंदर ठोसों को घोलेंगे। जैसे कि पानी में मान लीजिए आपने कोई ठोस नमक या चीनी घोला या फिटकरी घोला, तो वो कितना घुल पा रहा है, पूरा घुल रहा है या नहीं घुल रहा है। या दूसरा कोई द्रव ले लिया, मान लो आपने तेल ले लिया या पेट्रोल ले लिया या दारू यानी अल्कोहल ले लिया, तो उसमें नमक, चीनी, फिटकरी या अलग अलग कोई ठोस पदार्थ घोल रहे हैं, तो वो कितना किस चीज़ में घुल रहा है, मतलब कौन से द्रव में कितना घुल रहा है, वो चीज़ हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और जो हमारा इसी टॉपिक यानी कि द्रव में ठोसों की विलयता से रिलेटेड कुछ और टॉपिक होगा जो इससे रिलेटेड होगा, वो होगा हमारा इसे प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि द्रव में ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कारक, ठीक है ना। तो अब कोई भी द्रव में हम क्या कर रहे हैं, कोई ठोस घोल रहे हैं, तो उसे कौन सा फैक्टर यानी कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। अब कारक क्या क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर बता देते हैं कि कौन कौन से आपके कारक हो सकते हैं। अब ये किस तरीके से प्रभावित करेंगे उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। तो पहला कारक होगा हमारा विलायक की प्रकृति, यानी कि जो विलायक है वो है कैसा, ध्रुवीय है, अध्रुवीय है। तो विलायक की प्रकृति के ऊपर ठोस की विलयता डिपेंड करेगी। दूसरा जो कारक है वो है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इन कारकों को हम कहीं ना कहीं तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर डे फील करते हैं, फेस करते हैं कि भाई किस तरीके से किसी भी द्रव के अंदर कोई ठोस गर्म करने पर कितना घुल रहा है, या कोई ठोस जो हमारा ध्रुवीय विलायक है उसमें कितना घुल रहा है, या अध्रुवीय विलायक है उसमें कितना घुल रहा है। जब हम इन टॉपिक को डिटेल में समझाएंगे, विस्तार पूर्वक समझाएंगे, तब आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। अभी आपको केवल टॉपिक डिटेल में याद रखना है। इससे क्या होता है, आपकी आधा रास्ता तय हो जाता है और आपको रटना नहीं पड़ता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं जब भी आप टॉपिक डिटेल से याद कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। और चौथा है हमारा सम आयन प्रभाव। हम इन्हीं चार प्रभाव की मतलब कि कारकों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो विलायक की प्रकृति पहला कारक हो गया, दूसरा हमारा ताप का प्रभाव, तीसरा हमारा कौन सा है, दाब का प्रभाव, और चौथा है हमारा सम आयन प्रभाव, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं या किस तरीके से ये विलयता को प्रभावित करते हैं वो हम बात करेंगे जब हम इन्हें विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है विलयता से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया था, द्रव में ठोसों को घोला हुआ था। अब हम द्रव में किसे घोलेंगे, गैस को, है ना। तो द्रव में हम गैस को घोलेंगे, तो टॉपिक यही बनेगा हमारा, द्रव में गैसों की विलयता। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी द्रव में गैस कितनी ज़्यादा घुल सकती है, ये वाला टॉपिक हमारा बनेगा जा करके, द्रव में गैसों की विलयता का, ठीक है ना। तो दो टॉपिक हो गए हमारे विलयता में, एक द्रव में ठोसों की विलयता और दूसरा द्रव में गैसों की विलयता। मतलब हम दोनों टॉपिकों में द्रव ले रहे हैं और इस द्रव के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं,
ठोस को घोल रहे हैं इस वाले टॉपिक में, और इस वाले में गैस को घोल रहे हैं। अब कोई ठोस कितना घुलता है या कोई गैस कितनी घुलती है वो हम जब इन्हें समझेंगे विस्तार पूर्वक, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनकी बात करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आपको टॉपिक डिटेल्स ही याद रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी आप टॉपिक डिटेल्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसमें कौन सा और भी कोई टॉपिक रहते हैं द्रव में गैसों की विलेयता से जुड़े हुए, तो इसके जो टॉपिक रहते हैं वो यही रहते हैं हमारे कारक। जो ऊपर कारक थे ना वही यहाँ पर भी कारक होंगे, थोड़ा सा चेंज हो सकता है एक दो कारक, बस बाकी सेम होंगे। तो हमारा एक कारक होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पहला कारक, आप विलायक की प्रकृति लिख सकते हैं, विलायक की प्रकृति, है ना। एक कारक तो हो गया हमारा विलायक की प्रकृति। दूसरा ताप का प्रभाव, सेम। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, दाब का प्रभाव, इसे हेनरी का नियम भी बोलते हैं, दाब का प्रभाव, ठीक है ना। और अगला हमारा चौथा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सम आयन प्रभाव, ठीक। तो ये चार हमारे फैक्टर यानी कारक हो जाएंगे, सेम जैसे यहाँ पर थे वैसे करके यहाँ पर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो विलेयता आपको समझ आ गया, विलेयता में कितने टॉपिक हैं एक बार रिवाइज करेंगे और कोशिश करें कमेंट बॉक्स में टाइप करने की, जिससे आपको याद जल्दी से हो जाए और भूले ना आप। विलेयता में आपके कितने टॉपिक हैं, दो। कौन कौन से दो हैं, एक द्रव में ठोसों की विलेयता और दूसरा क्या है, द्रव में गैसों की विलेयता, ठीक है। अब द्रव में ठोसों की विलेयता से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक हमारा निकलता है द्रव में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कितने कारक हैं आपके, चार, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और समायन प्रभाव, ठीक है ना। यहाँ पर द्रव में गैसों की विलेयता ये टॉपिक हो जाएगा और इससे जुड़ा हुआ इसके कारक हो जाएंगे, कारक सेम वही होंगे, कोई अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, कहीं ना कहीं तक बात वही होगी, आगे जब हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे तब हम बात करेंगे इसकी। अब क्या करना है आपको, इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है, अगर साथ ही साथ में आप नोटबुक पर लिख रहे हैं तो नोटबुक पर पुश करके वीडियो को लिख लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसे हटा करके। तो आप पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चौथा टॉपिक समझने वाले हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और जिन बच्चों को पता है कि चौथा टॉपिक हमने क्या बताया था तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं तो मन ही मन उसे दोहराइए, अपनी ज़बान भी चलाइए, जिससे कि तुम्हारे पड़ोसी को भी सुनाई पड़े कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो चौथा टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है ना। अब देखिए इस टॉपिक में अणुसंख्य गुणधर्म टॉपिक में कितने सब टॉपिक हैं, मतलब इस टॉपिक से जुड़े हुए कितने टॉपिक हैं, तो वो है चार, 1 2 3 एंड लास्ट ये चार, ठीक है ना। अब इनके नाम क्या होंगे वो आप ध्यान देंगे। पहला जो होगा हमारा वो होगा वाष्प दाब में अवनमन। क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी टेंशन ना लो, अभी तुम लोगों का छोटा दिमाग है यार, ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझोगे जल्दी भर जाएगा, थोड़ा थोड़ा भरो, जिससे कि वो जब सेट हो जाए दिमाग में फिर आगे बढ़ो। तो वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा जो हमारा है वो है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, ये याद करते हुए चलना है आपको, ठीक है ना। बाद में मुझे जब मैं इन्हें डिटेल में समझाऊं तब ये ना बोलना पड़े कि याद है या नहीं है, मतलब याद होने ही चाहिए। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हमारा क्या होगा, हिमांक में अवनमन। और लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा परासरण दाब।
तो ये हमारे 4 टॉपिक हो जाते हैं। कौन कौन से 4 टॉपिक हैं? बाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, है ना। तो पहला और तीसरा दोनों में अवनमन की बात की जाएगी। यानी कि यहाँ पर बाष्प दाब एक किसी भी द्रव की गैसीय अवस्था जो होती है ना, उसे बाष्प बोलते हैं। अब बाष्प दाब की भी बात करी जाएगी, बाष्प की भी बात करेगी, जब हम विस्तार पूर्वक समझेंगे तब हम बताएंगे, है ना। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई भी द्रव जो है ना, जब क्या हो जाए, गल जाए। जैसे कोई द्रव्य मतलब ठोस हो, है ना, द्रव ना हो, लिक्विड ना हो, मतलब वो लिक्विड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ठोस क्या हो जाए, गल जाए, उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। अगला हमारा हिमांक में अवनमन, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, परासरण दाब। तो कुल मिलाकर के ये हमारे हो जाते हैं 4 टॉपिक। लास्ट टॉपिक में अणुसंख्य गुणधर्म में, और आपको याद रहेंगे जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है ना। और याद नहीं हो रहे हैं तो टाइप कीजिए, टाइप करने पर मुझे पता है याद हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। इसे रिवाइज करना है सारे के सारे टॉपिक आपको, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, या तो एक एक टॉपिक करके सबको विस्तार पूर्वक समझेंगे, या तो मतलब कहने का ये 4 टॉपिक, मतलब 4 टॉपिक के अलग अलग 4 वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि अगर 4 टॉपिक के वीडियो हम पूरे कंटिन्यू बनाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि वीडियो आपका लगभग 2 घंटे का भी जा सकता है। इसलिए हम एक एक टॉपिक को समझेंगे, मतलब छोटा वीडियो रखेंगे जिससे ईजिली आप देख पाएँ उसे। और ज़्यादा लंबा वीडियो जब होता है ना, तो हम टाइम नहीं दे पाते लंबे वीडियो पर, तो एक एक टॉपिक को हम समझते हुए चलेंगे। यानी 4 वीडियो आपके इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड मिलने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, वो ये है कि चैनल सब्सक्राइब करके रखना। ये बोलना ना पड़े मुझे कि हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी टॉपिक डिटेल समझिए। अगला वीडियो जब विस्तार पूर्वक यानी डिटेल्स वाला आएगा पूरा, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना, तो वो आपके पास में पहुंचेगा कैसे? जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन किया होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि वीडियो आ गया है, ठीक है ना। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, क्योंकि यार पता तो चले कि तुम लोग कितना वीडियो पसंद कर रहे हो। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डिसलाइक मुंह से सही भी नहीं निकल रहा है, मतलब डिसलाइक नहीं करना है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो बताना है कि सर ये टॉपिक मेरे समझ नहीं आए हैं, तो मैं उन्हें दोबारा से अलग से डेडिकेटेड करके एक नया वीडियो बना दूंगा कि आपके भाई क्यों नहीं समझ आ रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें हम उस बेस पे समझा देंगे, ठीक है ना। क्लियर बात? तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, जो कि कर लिया होगा। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कीजिए, जो कहीं ना कहीं तक इसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। किसकी तैयारी कर रहे हैं? चाहे वो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, या फिर 12th क्लास में हो, या फिर 9th में भी विलेय पदार्थ और विलयन यानी कि ये चैप्टर आते हैं, तो उन सभी के साथ में ये शेयर करें। यानी जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, वो आपके क्लासमेट हो सकते हैं, दूसरे रिलेटिव हो सकते हैं, तो उनके साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वैसे तो ये सारी चीज़ें, हम जब विलयन की बात करें तो विलयन से दुनिया का हर एक व्यक्ति जो होता है रूबरू होता है कि किस तरीके से वो हम विलयन का यूज करते हैं, विलयन बनते कैसे हैं। तो जब हम विस्तार पूर्वक समझाएं तो मज़े से एकदम आपको अच्छे से मज़ा आएगा कि कैसे विलयन को हमें समझना है, कैसे ये हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।